नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें हम टीजीटी इंग्लिश का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। ये हमारे सुमन सौरव सर हैं, टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट पे कार्यरत हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में। इस वीडियो में मुख्य बातें ये होने वाली हैं कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और सर का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, सब्जेक्ट में से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, सब्जेक्ट से बाहर से क्या पूछा गया था, सर ने क्या प्रिपरेशन की थी, सर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इंटरव्यू में जाने से पहले सर ने क्या प्रिपरेशन की थी, क्या सर ने कोई इंटरव्यू की जो कोचिंग क्लासेस होती हैं वो सर ने ज्वाइन की थी, सर का उनके बारे में क्या विचार है, वो सारी बातें हम आज के इस इंटरव्यू में डिस्कस करने वाले हैं। एक मुख्य बात यह भी है कि बहुत से कैंडिडेट इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इंटरव्यू प्योर इंग्लिश टू इंग्लिश चलेगा या प्योर हिंदी में होगा या हम मिक्स यूज़ कर सकते हैं, तो वो बात भी सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और इंटरव्यू का जो शहर आपको मिलने वाला है, कौन सी सिटी आपको मिलेगी, कौन सा स्टेट जहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस आए थे, वो भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे और सर का जो अनुभव है वो तो यहाँ पर डिस्कस होने वाला ही है। ये जो इंटरव्यू वीडियो आप देखेंगे ये हर उस कैंडिडेट के लिए फ्रूटफुल होने वाला है जो केवी का इंटरव्यू दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो टीजीटी इंग्लिश का ही दे। टीजीटी इंग्लिश का मीनिंग सिर्फ ओनली ये है कि उसमें सिर्फ सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन हैं वो अलग हो सकते हैं, बाकी जो एक्सपीरियंस है वो आपको चाहे पीआरटी का मिले, चाहे टीजीटी का मिले और चाहे आपको पीजीटी का मिले, सभी का ले लीजिए, क्योंकि सभी का एक्सपीरियंस आप मिक्स करके और फिर उसके अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू को जो पैनल के सामने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और अपने आप को एनालाइज भी कर लेंगे आप कि अच्छा इन लोगों का ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो मुझे अपने आप को किस प्रकार से प्रिपेयर करना है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे अपनी वीकनेस लग रही है और उसको मुझे सुधारना है। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने सुमन सर को माइक देने वाला हूँ और सबसे पहले सर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे से स्टार्ट केंगे और फिर केवीएस में आने का विचार इनका कैसे बना। मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी बात जोड़ देता हूँ कि जो सर के पापा हैं वो मैथमेटिक्स के लेक्चरर हैं एनवीएस में, तो हो सकता है कि उनको टीचर बनने का इंस्पिरेशन अपने पापा से मिला हो, क्योंकि हर फैमिली में ऐसा होता है। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सर को माइक दे रहा हूँ और सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करें और फिर आगे केवीएस की जो यात्रा इनकी रही है उसके बारे में आपको जानकारियाँ दें। थैंक यू सर। नमस्कार आप सभी को। अगर मैं अपनी बात करूँ तो स्कूल एजुकेशन नवोदय विद्यालय से कंप्लीट हुआ और उसके बाद बैचलर्स और बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर एनसीईआरटी से कंप्लीट हुआ और उसके बाद 2 साल ईएफएल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ईएफएलयू जिसे भी कहते हैं, तो वहाँ पे मैं मतलब उस टाइम पढ़ रहा था। आई वाज स्टडिंग एट दैट टाइम। और फिर फॉर्म निकला तो मैंने फॉर्म फिलअप भी किया और फिर रिटर्न में सिलेक्शन हुआ एंड इंटरव्यू वाज शेड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी के मंथ पे इंटरव्यू शेड्यूल था और जैसा लग रहा था कि बहुत जल्दी पोस्टिंग मिल जाने वाला था, मतलब जो भी सिलेक्ट होंगे उनको। तो इसलिए मन में ये भी शंका था कि शायद मैं ना ज्वाइन कर पाऊँ, क्योंकि सेकंड ईयर में था और मैं अपना मास्टर्स नहीं छोड़ सकता था। तो बाय लक आप कहिए कि उस साल 2019 में पीजीटी का जो अपॉइंटमेंट था वो जल्दी हुआ, मार्च में ही हो गया आई थिंक। हाँ, और मेरा पीजीटी का मार्च में ही हो गया था, जल्दी हो गया था हम लोगों का। सर लोग का पोस्टिंग मार्च में ही हो गया था और हम लोग का पोस्टिंग बाय लक कहिए कि काफ़ी लेट हुआ, अगस्त के लास्ट तरफ हुआ, तो जिसके कारण मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया जून तक और फिर मैं इसको ज्वाइन किया। तो चीज़ें अकस्मात थी और क्योंकि कंफर्म नहीं था कि मैं ज्वाइन कर पाऊँगा या नहीं। तो उसी टाइम जब फरवरी में इंटरव्यू शेड्यूल हुआ तो मन में थोड़ा डाउट भी था और फिर सोचा कि चलो फिर भी दे ही देते हैं। तो मेरा जो सेंटर था इट वाज मुंबई पे सेंटर पड़ा हुआ था, जीएट मुंबई पे सेंटर पड़ा हुआ था और फिर इंटरव्यू के लिए गए। इंटरव्यू के दिन में क्या हुआ कि अलग अलग पैनल्स बनते हैं, देयर आर डिफरेंट पैनल्स और हर रूम में मतलब अलग अलग 4 मेंबर, नॉर्मली एवरेज 4 मेंबर्स होते हैं, तो 4 मेंबर्स बैठे रहते हैं। कई सारे पैनल्स बने थे, तो एक पैनल में जैसे 1 से 10 तक है, 1 to 10 है, तो उसमें सेकेंड पैनल में फिर 11 to 20 है, तो ऐसे करके पैनल्स बने हुए थे। तो हम लोग के पैनल के साथ थोड़ा सा वो हो रहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वक्त लग रहा था, दे वर टेकिंग टाइम। तो इसके कारण हम लोग मॉर्निंग में ही रिपोर्ट किए थे, लेकिन मेरा टर्न आते आते शाम हो चुका था, ऑलमोस्ट 5। और उस टाइम क्योंकि अभी भी काफ़ी कैंडिडेट्स थे ऑलरेडी, दे वर वेटिंग, तो और फिर दिन भर का जो डिस्कशन होता था, जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू दे के आ रहे थे, तो डिस्कशन होता था, मुझसे ये पूछा गया, दे वर आस्किंग फ्रॉम दिस टॉपिक, दे वर आस्किंग फ्रॉम दिस टॉपिक। तो माहौल थोड़ा सा टेंस तो होता है उस जगह में जब आप अंदर बैठे हुए रहते हैं, जब इंटरव्यू का आप वेट कर रहे होते हैं। बट फाइनली वन माई टर्न अराइव्ड और मैंने उस टाइम तक नोटिस किया कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे, तो
इंटरव्यू शॉर्ट हो रहा था लास्ट टाइम इवनिंग टाइम में जाके, क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे तो शॉर्ट इंटरव्यू हो रहा था। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा है सो उसके बाद आपको वो दे रहे थे कि ठीक है आपसे बात कर रहे थे डिटेल में। और अगर आपका पहले ही आप नर्वस हो गए, अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर पाए तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे। इंटरव्यू कमेटी की भी अपनी मजबूरियाँ थी, कुछ मजबूरियाँ थी उनकी कुछ। तो फिर फाइनली इट वाज 5 in the evening एंड आई वाज वेटिंग फॉर माई टर्न एंड व्हेन माई टर्न अराइव्ड आई एंटर्ड इनसाइड। और जब अंदर गए तो वहाँ पे 4 मेंबर्स बैठे हुए थे। मैंने ऐसे ही मैं कम इन सर जो नॉर्मल होता है। और अंदर जाने के बाद का पहला चीज़ जो मुझे, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट टाइम, ओके आई वाज फर्स्ट टाइम आई वाज अपीयरिंग इन एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू। सो व्हेन आई एंटर्ड, मतलब आप फ्रेश, हाँ वो आप बता रहे थे ना मास्टर डिग्री आपने मास्टर किया था, डिग्री बिल्कुल फ्रेशर ही थे। बिल्कुल फ्रेशर ऐसा थे। कोई आपको कभी नहीं था, इंटरव्यू का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं? कुछ भी नहीं था। तो यहाँ से हमारे जो फ्रेशर एस्पिरेंट्स हैं उनको डरने की बात नहीं है सर, बिल्कुल जो फ्रेशर कैंडिडेट है ना उसी का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो बहुत से हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें कई कैंडिडेट ने पूछा था कि मैं तो फ्रेशर हूँ, मुझे पता ही नहीं कैसे इंटरव्यू देते हैं, मुझे तो पढ़ाना ही नहीं आता, मैं तो बोर्ड पे आज तक गया नहीं हूँ। तो देखो सर का एक्सपीरियंस देख के आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है उससे। तो फिर वहाँ अंदर जाने के बाद, और उसके पहले भी एक चीज़ ये है कि इंटरव्यू अटेंड करने से पहले कई सारी बातें सुनने में आई थी, दिन भर भी बातें वही हो रही थी और टेंस माहौल था कि आपको कैसे जाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, परमिशन मांगना है, कुर्सी मतलब अगर आप चेयर भी स्लाइड कर रहे हैं तो भी आवाज़ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फॉर्मल टॉक्स थी। तो माइंड में कन्फ्यूजन था कि मैं अपने आप को सही ढंग से प्रेजेंट कर पाऊंगा कि नहीं। बट व्हेन यू विल गो इनसाइड यू विल फाइंड दैट दे आर नॉट गोइंग टू चेक ऑल दिस थिंग्स, इट डजंट मैटर मच, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता ही। मतलब ये जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं लोग कि इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, वो एक हवा बना के कैंडिडेट को डरा रहे हैं। तो आपको अगर ऐसा कोई वीडियो आपने देखा है कहीं पे यूट्यूब के ऊपर तो आप उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि सर अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, क्योंकि वो तो लोग ऐसे बता रहे हैं और सर ने रियल में फेस किया है, तो आप रियलिटी पे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं कि जितना डराया जा रहा है आपको अलग अलग चीज़ें बता के, ऐसा होता नहीं है। कोई रेयरली किसी एक केस में हो गया होगा और फिर उसने मिर्च मसाला लगा के उस बात को फैलाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल वो क्या करते हैं कि जो इंटरव्यू का माहौल होता है उसे बिल्कुल फ्रेंडली रखने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि कैंडिडेट अनकंफर्टेबल फील ना करे, आपको पूरा कंफर्ट जोन देंगे आपका वो, ताकि आपके अंदर जो भी पोटेंशियल है उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके। क्योंकि वो लोग वहाँ पर जो बैठे हैं वो आप में से एक अच्छा टीचर ढूंढ लेके ले बैठे हैं, वो फॉर्मेलिटी करने के लिए नहीं बैठे हैं। वो अगर छोटी मोटी मिस्टेक भी होती है आपसे तो उसको भी वो इग्नोर कर देते हैं। क्यों उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है कि बंदा है, अगर इसमें पोटेंशियल है तो उसके अंदर से हमें एक अच्छा टीचर ढूंढना है। तो सर वही बता रहे हैं कि इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो जो बाहर जो आप बातें जैसे सुनते हैं वैसा नहीं होता है। और इसी के साथ ऐड करते हुए कि जब आप इंटर करते हैं उसके पहले सिर्फ 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें जो भी आपने सुना है उतना मैटर नहीं करता। वो आप सर ने जैसा अभी कहा कि वो आपके पोटेंशियल देखते हैं कि आपके अंदर एक टीचर है कि नहीं है। हाँ, ठीक है, मेन बात यही होती है। हाँ, उनको वो मतलब नहीं होता कि आप कितने सीखे सिखाए हुए हैं, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से अपने आप को ढाल के वहाँ पे जाते हैं तो आप रियल बन के तो जाते नहीं, आप एक आवरण ओढ़ के जाते हैं। यू हैव मास्क्ड योरसेल्फ। और इस बात का उनको भी पता होता है उनका कि पता आज ये होता है। कुछ ना कुछ प्रिटेंड तो जरूर प्रिटेंड जरूर करेंगे और वो तुरंत पता चल जाता है वहाँ पे। आप जो रियल है नॉर्मल वहाँ जाइए। उसके पहले बायोडाटा जो होता है, बायोडाटा पे जरूर काम करके जाइएगा। ऐसा नहीं है कि बस सिंपली कुछ भी लाइंस लिख दिए, क्योंकि बायोडाटा आपका सबसे फर्स्ट इंप्रेशन बायोडाटा ही होता है। आपके जाने से पहले ही आपका फाइल वहाँ पहुँच गया होता है और उस बायोडाटा में आपने क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। उसके कई कॉपीज़ होते हैं तो वो सब पढ़ते हैं कि आपने लिखा क्या, उसमें क्वालिफिकेशंस क्या है, आपका परसेंटेज भी थोड़ा बहुत इम्प्रेस करते हैं उन्हें। और उसके बाद वो जो आप 5 लाइन से 6 लाइन्स लिखते हैं कि वाई आर यू सूटेबल फॉर टीचिंग और वाई आर यू सूटेबल फॉर दिस पोस्ट पर्टिकुलरली, यही होता है। वो चीज़ देखिए होता क्या है कि नॉर्मली जो हम लोग इसमें यूट्यूब में देख लेते हैं कि किसने क्या लिखा है और हम लोग लिख देते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट्स कॉमन टाइप की चीज़ें लिख देते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। वो गलत बात है, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट अगर आप किसी का करोगे तो कॉपी पेस्ट उसने तो अपने अनुसार किया है, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आपका पोटेंशियल अलग है, आपकी स्किल्स अलग हैं, तो आप उसके अंदर जो कुछ भी लिखें अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग लिखें। क्योंकि अभी सर से मैं डिस्कस कर रहा था वीडियो शूट करने से पहले, तो सर बता रहे थे कि उन्होंने एक प्रिसाइज वे में अपनी जो 5-6 लाइन्स लिखी थी और वो जो 5-6 लाइन्स थी उन्होंने सर का जो पूरा इंटरव्यू था आगे का, उसके जो डायरेक्शन है, इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाना है, वो जो इन्होंने बायोडाटा अपना लिखा था उसी ने डिसाइड कर दिया था। तो सर उसी का एक्सपीरियंस अब आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसमें जब आप बायोडाटा लिख रहे होंगे यू हैव टू डू ओनली वन वर्क। फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ।
After thinking about yourself, after analyzing yourself, you have to find it out that which are the things that you are going to present in front of the members of the interview committee, right? After that, you are going to write into 3 pages, maybe write it down, ठीक है, आपको जो भी लगता है आप 2-3 पेज में लिख दीजिए, और उसके बाद उन पेजेस को कॉम्पैक्ट करते जाइए ताकि उन 3 पेजेस का जो आपके बारे में है आप उसको 5 लाइन या 6 लाइन से 5-6 लाइन्स में आप उसको लिख सके वहाँ पे। और ये आपको काम करना है, इसको सीरियसली करना है। उसके लिए आपको 1 दिन लगे 2 दिन लगे तो भी ये काम आपको अभी से ही रेडी करके रखना है, क्योंकि यू हैव टू टेक माई वर्ड्स दैट दिस लाइन्स दैट यू आर गोइंग टू राइट ऑन दैट पेपर, दैट इज़ ए काइंड ऑफ दैट गिव्स ए डायरेक्शन to the interview, to your interview in fact, and it will have kind of it will generate questions, it will definitely generate questions, और उसी तरह से questions निकलते हैं वहाँ से। तो आप वहाँ पे गए चेयर पे, वो आपको बैठने बोले, आप बैठे। तो इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँ, तो जैसे सर ने अभी बोला कि आप उसके बारे में 3-4 पेज लिख लीजिए पहले, और 3-4 जो पेजेस हैं उनको फिर आपको समराइज़ करना है 6-7 लाइन्स में। तो इससे एक बात पता चलती है इंटरव्यू पैनल के जो लोग हैं, क्योंकि आप लैंग्वेज टीचर बनने जा रहे हैं, तो उससे एक इंग्लिश में आपके होता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक लंबी सी लाइन होती है, उसको 1 वर्ड में आपको डिफाइन करना होता है। तो आप ऐसे कुछ शब्द यूज़ करेंगे तो उनको आपकी एबिलिटी का भी पता चल जाएगा कि आपको लैंग्वेज का नॉलेज कितना है, कि आप अपने बारे में कम से कम शब्दों में ऐसे ऐसे शब्द आप यूज़ कर रहे हैं कि एक शब्द आपके बारे में 5 लाइनें बोल रहा है एक साथ में। तो वो भी आपकी जो स्किल है, जो लैंग्वेज स्किल है, वहाँ से आपकी वो भी पता चलती है। और उसमें जो आप लिख रहे हो, जो अपनी हॉबीज़ लिख रहे हो, या जो भी आप उसके अंदर लिखोगे, वही आपके पूरे इंटरव्यू की डायरेक्शन भी फिक्स कर देगा कि आपसे इंटरव्यू पैनल कैसे क्वेश्चन पूछने वाला है। सर के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है इसका, वो सर अभी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उसका। और जैसे सर ने कहा कि आपको कॉम्पैक्ट लिखना है, प्रिसाइज करना है, उसको ब्रीफ रखना है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि आप ठीक है वर्ड्स यूज़ किए, लेकिन जब आप वर्ड्स यूज़ करेंगे आप वही वर्ड्स यूज़ करना है जिसको आप डिस्क्राइब कर सको। या फिर उस लेवल के वर्ड्स मत यूज़ कर देना कि जब आप बोल रहे होते हैं और आपका उससे कोई मैच ही नहीं होता, तो उनको लगता है कि आपने कहीं से लिखवा लिया है, कॉपी पेस्ट किया है कहीं से। आपको जितना लगता है कि लैंग्वेज में कमांड है उतना ही आपको वहाँ पे रखना है। आप सिंपल वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। बट यही है कि इफ़ यू आर राइटिंग 5 लाइन्स शुड हैव ए ओवरऑल इम्प्रेशन, कंप्लीट एन ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ योर everything that you have, your skills at least। तो सर यहाँ पे वैसे 5 लाइन का तो कोई ज़्यादा बाउंडेशन नहीं होता ना, 5 लाइन लिखनी। नहीं सर, मतलब हम बोलने के लिए हम 5 लाइन बोल रहे हैं, आप उसके अंदर 6, 7, 8, 9 लिख सकते हैं। बट जो हमारे पास परफॉर्मा मिलता है उसके अंदर नॉर्मली 6 लाइन या 7 लाइन ऐसे कुछ नहीं आ पाएंगे। तो कोशिश करें कि उस 6-7 लाइन के अंदर ही वो पूरा अपना लिखने की कोशिश करें। और पहला वो जब पढ़ेंगे वहाँ से, और उनमें से जब वो पढ़े मेरा बायोडाटा, उसके पहले उन्होंने कहा कि ओके, जैसे ही मैंने बैठा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मिस्टर सुमंत, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप जब खुद का इंट्रोडक्शन देंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप वो सब बातें नहीं बोलेंगे जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है उसमें, ठीक है, क्योंकि आपने बायोडाटा में तो लिखा ही है कि आपने कितना परसेंटेज लाया, कौन कौन सा सब्जेक्ट रखा, पेपर रखा, दैट डजंट मैटर मच। हाँ, एक आप थोड़ा सा 1-2 लाइन में बता सकते हैं कि आई वाज स्टडिंग इन दैट कॉलेज और आई हैव कंप्लीटेड माई इंटीग्रेटेड कोर्स एंड आफ्टर दैट राइट नाउ आई एम परस्यूइंग माई मास्टर्स, ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं। एंड आई हैव स्पेशलाइजेशन और आई एम डूइंग माई स्पेशलाइजेशन इन द लिटरेचर, ऐसे करके आप अपना मतलब रख सकते हैं। लेकिन पूरा बायोडाटा आपको तैयार नहीं करना है। उसी के साथ नेक्स्ट जो उन्होंने पूछा कि स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पूछते, कॉमन सवाल है, मैक्सिमम इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो स्ट्रेंथ भी आपको बोलना है, वीकनेस भी बोलना है, और ध्यान ये भी रखना है कि आप जो वीकनेस बोलेंगे वो वीकनेस आपके करियर को अफेक्ट ना कर रहा हो, आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट ना करे। हाँ, ऐसी वीकनेस ना बता दें जो आपकी एजुकेशन वीकनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एकेडमिक वीकनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसी वीकनेस भी नहीं बतानी जो आपकी पर्सनैलिटी को नेगेटिव में ले जाए, जिसे लगे कि हाँ नेगेटिव पर्सनैलिटी, तो ऐसी वीकनेस आपको नहीं बतानी। और ऐसा लग रहा हो तो उस पर आपको साइलेंट हो जाना है। और वीकनेस अगर कोई हो तो आप सिंपली अपने हिसाब से कोई भी जवाब दे। ऐसे भी हो सकता है कि सर वीकनेस होंगी लेकिन मुझे तो ऐसा कोई मेजर वीकनेस नहीं लगती जो मैं आपको बताऊं ना, तो ऐसे करके कोई भी आप उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे अगर वीकनेस का बात आया और आपने लिख दिया कि आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो ये एक बहुत मेजर वीकनेस हो जाएगा। फिर टीचर की तो सबसे बड़ी वीकनेस यही है। सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि आप बच्चों के साथ डील करते हैं और अगर आपको बहुत तेज गुस्सा आता है तो फिर स्टार्टिंग में आपका इंप्रेशन नेगेटिव बन जाए। आप ऐसे सिंपली आप वीकनेस लिख सकते हैं कि सर आई एम क्रेडुलस, या फिर आप बोल सकते हैं क्रेडुलस या फिर गुलिबल का मतलब होता है कि सर मुझे बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है किसी पे, और उसके कारण कई बार लाइफ में मतलब मुझे सेटबैक मिला है, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, लोगों को समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। ऐसे कर सकते हैं जो आपके
करियर को या जिस फील्ड पे आप जा रहे हैं उसको डायरेक्टली अफेक्ट ना करे। आप वीकनेस बता सकते हो वैसा वीकनेस, ठीक। उसके बाद जब आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन हर किसी का अपना होता है, और इंट्रोडक्शन जब आप देंगे आपको ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन नहीं देना है। आप कहीं से सुन के या फिर वो रेडी करके वैसा इंट्रोडक्शन मत दीजिए। कि जो रियल इंट्रोडक्शन है आई कांटेक्ट के साथ, डायरेक्टली उनको देखते हुए, पोलाइट टोन में, विदाउट हेजिटेशन और विदाउट नर्वसनेस। आप ऐसे नहीं कि पूरा नर्वस या हड़बड़ा के बोल दिए, और अगर आप हड़बड़ा के बोल दिए मतलब आप याद करके आए हुए, और जैसे ही आप हड़बड़ा के बोलने की कोशिश करेंगे वो काउंटर क्वेश्चन कर देंगे। क्योंकि सर उसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है, तो उसको हर आपकी हरकतों से पता चलता है कि आप आर्टिफिशियल बोल रहे हो, आपकी आवाज़ आपके अंदर से आ रही है, अंदर से आ रही है। हाँ, तो वो भी ध्यान रखना है कैंडिडेट। जैसे ही आप आर्टिफिशियल या कुछ भी जो याद करके आए बोलने गए, तुरंत वहाँ पे कोई ना कोई पूछ देंगे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, और आप तुरंत हड़बड़ा जाएंगे कि ये क्या था, ठीक है। तो वो नहीं करना है, जो आपका है आप, और उसमें आपको वही इंट्रोडक्शन में कि आपने कहाँ से पढ़ाई किया, किस किस फील्ड पे आपको इंटरेस्ट है, अभी आप प्रेजेंटली क्या करना चाह रहे हैं, क्यों इस फील्ड पे आना चाहते हैं, ठीक है, और इंस्पिरेशन कहाँ से मिला वो भी आप बता सकते हैं, और आप क्या फ्यूचर सोच करें। छोटी चीज़ें लेकिन जो इंटरेस्टिंग हो, जो आपके बारे में बताए, ठीक है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ऐड कर सकते हैं कि आई ऑल्सो राइट पोइट्री, या फिर अगर आप लैंग्वेज की टीचर हैं, या फिर समटाइम्स आई राइट फिक्शनल स्टोरीज, या फिर फिक्सन, ऐसा आप कुछ कर सकते हैं। जो आपका पॉजिटिव एक पॉइंट है कि आप राइटिंग कर रहे होते हैं, या फिर आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, या फिर आप मतलब कॉलेज में उस पोस्ट पे हैं, ये सब आप चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। एनीवे, ये तो आप डील कर लेंगे। उसके बाद आते हैं बायोडाटा पे। तो जो बायोडाटा था उसमें जो लाइंस लिखे हुए थे उसमें से एक वर्ड था जिसका मतलब होता है, एक फ्रेंच वर्ड था, बस ऐसे ही मतलब कॉमन यूज़ में वो वर्ड था हम लोग के बीच में, फ्रेंड सर्किल में, तो मैंने वो लिखा हुआ था। तो उन्होंने वो वर्ड से पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस। उस वर्ड का मतलब होता है लवर, ठीक है। तो लवर या फिर डिवोटी आप जिसे कहते हैं कि हाँ मुझे साहित्य बहुत प्रिय है, मुझे साहित्य बहुत पसंद है। तो उसी से पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय, तो फिर मैंने डिस्क्राइब किया। उसके बाद उस वर्ड के बाद नेक्स्ट था कि किसका प्रेमी, तो साहित्य का था। तो फिर उन्होंने पूछा कि सो यू आर स्पेशलाइजिंग इन लिटरेचर, यू काइंड ऑफ यू आर ऑल इंटरेस्ट, और यू आर इंटरेस्टेड इन दिस ब्रांच काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं। तो फिर मैंने कहा हाँ, तो फिर क्यों, कहाँ से आया। फिर उन्होंने आपके बैकग्राउंड से पूछा कि उन्होंने कहा कि आपने तो स्कूलिंग साइंस से किया था, फिर अचानक से लिटरेचर क्यों, अचानक से इंग्लिश क्यों, लैंग्वेज क्यों। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, आप उसको अपनी तरफ से जवाब दे सकते हैं कि हाँ सर, साइंस मुझे लगता था कि स्कूलिंग तक साइंस, लेकिन आफ्टर दैट व्हेन आई रियलाइज्ड क्लास 12 के बाद कि माई इंटरेस्ट लाइज इन दिस फील्ड, सडनली माई मूड शिफ्टेड, आई ऑलवेज लाइक इट, बट आई हैव ऑलवेज थॉट दैट first I will complete my schooling from science because science is needed, and after that I will pursue, because up to class 12 there is no scope for different branch of language or literature. आप ह्यूमैनिटीज़ लीजिए तो भी तो आपको वही इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, साइंस में भी तो साइंस लेके पढ़ना हुआ, उसके बाद फिर उस पर स्पेशलाइजेशन, तो वो सब हो गया। और फिर उन बायोडाटा से स्टार्ट हुआ। मतलब सर यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, जो ऐसा मेरे से भी पूछा गया था और सेम क्वेश्चन सर से भी पूछा गया है। सर से जैसे ये पूछा गया कि क्लास 12 तक तो आप साइंस पढ़ रहे थे, क्योंकि सर PCM के स्टूडेंट थे क्लास 12 तक, और जैसे ही वो ग्रेजुएशन में गए वो स्विच कर गए, तुरंत ह्यूमैनिटीज़ में आ गए। तो ऐसा पूछ सकते हैं आपसे, अगर आपके साथ भी ऐसा सिनेरियो रहा हो, आप भी क्लास 12 तक साइंस बैकग्राउंड से हो, उसके बाद आप ह्यूमैनिटीज़ में चले गए हो, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको भरोसा नहीं था अपने आप पे कि मैं साइंस पढ़ पाऊँगा। तो उस केस में अगर आपके पास ऐसा है तो उसका कोई सुटेबल आंसर ढूंढ लीजिए आप, और आंसर ऐसा सॉलिड होना चाहिए कि सामने वाले को सेटिस्फाई कर दे। जैसे सर ने अपना बताया, तो ऐसे आप भी ढूंढ के रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप जितनी भी आपकी एकेडमिक्स है और उसमें अगर ऐसा कहीं पे शिफ्टिंग है एकेडमिक्स का, तो उसके ऊपर आप विशेष ध्यान रखें। तो उसके बाद जैसे उन्होंने ये पूछा, तो इन सवालों के जवाब के बाद एक चीज़ और था कि मैं इस चीज़ को ऐड करना चाहता था। जैसे होता ये है कि आप अगर मास्टर्स में कर रहे होते हैं या फिर बैचलर्स में होते हैं, ग्रामर हम लोग नॉर्मली स्कूल डेज़ में पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं। और व्हेन आई वाज वेटिंग, जब मैं वेट कर रहा था इंटरव्यू के लिए, तो मतलब वहाँ अंदर ही तो जो भी बाहर आ रहे थे वो कह रहे थे ग्रामर से पूछा गया, क्लॉज से पूछ दिया गया कि कोई सेंटेंस दे के किसमें से ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो कौन सा क्लॉज है वो बताना है, या फिर कोई छोटी छोटी चीज़ें, कॉमन एरर्स पूछ दिया गया, या फिर प्रीपोजिशन का मिस्टेक्स पूछ दिया गया। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसमें डाउन हुआ था उस वक्त कि ग्रामर पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गए, तो ताकि मुझसे ग्रामर से ना पूछा जाए, ठीक है। मैं यही सोच रहा था ग्रामर से ना पूछा जाए, हो सकता है गलतियाँ हो जाएंगी। तो फिर मैं उसी टाइम सोचा कि जो आप प्रेजेंट करते हैं ना, फिर उस टाइम तो
जो बायोडाटा था उसमें भी मैंने लिटरेचर मेंशन किया था, इंट्रोडक्शन दिया उसमें भी मैंने लिटरेचर के बारे में ही बात की। उसके बाद जो हॉबीज़ था, इंटरेस्ट था, उसमें भी मैंने कि वही लिटरेरी फिक्शंस के बारे में कि मैं उसको लिखता भी हूँ, पसंद भी है, पढ़ता भी हूँ। तो और वो सब के कारण क्या हुआ कि जब कई बार लिटरेचर रिपीट हुआ तो फिर उन्होंने उनमें से जो फर्स्ट था बायोडाटा के बाद उनका यही सवाल था कि लिटरेचर से ही पूछते हैं फिर आपको, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट यू आर डूइंग योर स्टडीज इन लिटरेचर, सो कैन आई आस्क समथिंग, सो आई सेड यस सर, सो टेल मी अबाउट दिस। ऐसे करके उन्होंने स्टार्ट किया। एक छोटा सा ही चीज़ था, जैसे उन्होंने पहले पूछा कि इन लिटरेचर विच जॉनरा यू लाइक द मोस्ट, तो मैंने कहा सर नॉर्मली आई लव पोएट्री। तो ओके कौन सा, कोई एक पोएम बताइए जो आपको काफ़ी पसंद हो। तो मैंने कहा कि किड्स का एक ओड बताया। तो उस ओड के बारे में पूछ दिए थोड़ा सा कि अच्छा उस ओड को आपको क्यों पसंद है, ठीक है। उसके बाद पोएट्स के बारे में पूछे, एक दो पोएट्स के बारे में, सिंपल क्वेश्चंस थे, कोई ज़्यादा मतलब इन डेप्थ क्वेश्चंस थे ही नहीं। उसके बाद फिर वही शेक्सपियर से भी पूछे, ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस था और शायद हैमलेट था, तो उनसे एक दो सवाल पूछे, सिंपल सवाल थे, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था। और फिर उसके बाद इन सब चीज़ों के बाद वो एक चीज़ अगर आपसे पूछ रहे हैं तो पोएटिक डिवाइस काफ़ी पूछते हैं इंटरव्यू में, कई बार पूछा जाता है पोएटिक डिवाइस किसी चीज़ का दे के भी पूछा जाता है, तो उनसे भी सवाल था। और ऐसे कई सारे सवाल हुए और उसमें पोएटिक डिवाइस में जो उन्होंने पूछा था ऑक्सीमोरॉन के बारे में मुझे पूछा था, और उन्होंने उसमें क्या किया था कि जो एग्जाम्पल था थोड़ा सा अल्टर्ड था, मतलब एग्जैक्ट एग्जाम्पल उन्होंने नहीं दिया था। ऑक्सीमोरॉन में कि हम लोग क्या करते हैं कि अपोजिट एलिमेंट्स को साथ में रखते हैं, नॉर्मली अलग अलग मेंटल स्टेट को साथ में दिखाने के लिए भी किया जाता है यूज़। तो वैसा एक सवाल था, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट नहीं पूछा था। तो मैंने पोलाइटली उनको कहा कि सर वट एवर यू आर आस्किंग दैट्स नॉट ऑक्सीमोरॉन, वो ऑक्सीमोरॉन नहीं है, मैं जानता हूँ आप ऑक्सीमोरॉन पूछना चाहते हैं पर वो नहीं है, उसका सही आंसर ये वाला होगा। तो एग्जैक्टली आप बताना चाहेंगे क्या पूछा था और फिर आपने कैसे उसका रिएक्शन में आंसर दिया? हाँ सर, उन्होंने कुछ ऐसे ही पूछा था, आई थिंक कि उन्होंने कहा था स्मॉल क्राउड के बारे में पूछा था। ऑक्सीमोरॉन में जैसे हम यूज़ करते हैं कि अगर हॉट आइस कोई बोल दे, अब बर्फ़ गर्म कैसे हो सकता है, या फिर कोल्ड फायर आग ठंडी कैसे हो सकती है, मतलब ठंडा कैसे हो सकता है। उसी तरह जैसे होता है डार्क लाइट, डार्क अगर लाइट डार्क कैसे होगा, हाँ, तो अपोजिट वर्ड्स हमेशा ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली होती नहीं है लेकिन वो इनर स्टेट के लिए नॉर्मली यूज़ किया जाता है लिटरेचर में। तो उन्होंने उसी तरह कहा कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ यूज्ड इन स्मॉल क्राउड, तो मैंने बोला यस सर। तो उन्होंने कहा व्हाट इज़ यूज्ड इन स्मॉल क्राउड, सो आई सेड सर यू वांट टू आस्क अबाउट द पोएटिक डिवाइस दैट इज़ यूज्ड इन दिस। तो उन्होंने कहा हाँ, तो मैंने कहा सर आई डोंट थिंक दैट एनी पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर बिकॉज ए क्राउड कैन बी स्मॉल, इट कैन बी लार्ज टू, दे आर नॉट कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्टरी, एंड इफ द कॉन्ट्रडिक्शन इज देयर देन वी कैन से दैट ऑक्सीमोरॉन इज यूज्ड। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर आप सही बताइए, देन टेल कि इसका एग्जैक्ट क्या होगा। तो मैंने कहा सर अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी एम्प्टी क्राउड इसलिए होता है क्योंकि भीड़ खाली नहीं हो सकती, छोटी तो हो ही सकती है, स्मॉल क्राउड हमें तो अपोजिट वर्ड्स यूज करना है, अपोजिट करना है। तो अपोजिट जब आप करेंगे तो फिर उन्होंने कहा ओके दैट्स गुड, तो फिर उन्होंने उसके बाद वो नहीं पूछा। तो और फिर उसके बाद ऐसे कुछ सवाल नॉर्मल सवाल होते हैं, ग्रामर एक बार आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, यहाँ सर के साथ जो इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने एक शब्द को बोला और गलत बोला, वो जानबूझ के गलत बोलते हैं, ऐसा नहीं कि उनसे गलत बोला गया, क्योंकि वहाँ पे वो दो चीज़ें देखना चाह रहे हैं। पहली बात कि इस कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस कितना है, दूसरी बात क्या ये गलत को गलत बोलने की क्षमता रखता है, और गलत को गलत अगर बोल रहा है तो कितना पोलाइटली बोल रहा है। क्योंकि जैसे सर ने एग्जांपल दिया कि उन्होंने स्मॉल क्राउड बोला और सर ने बोला सर स्मॉल क्राउड तो नहीं होता है, इसको एम्प्टी क्राउड हम बोलते हैं, पोइट्री क्या जो सर ने जो भी वर्ड यूज़ किया जो लिटरेचर का वर्ड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये बात देखना है। अगर आपके साथ कोई ऐसा केस हो जाए तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको लग रहा है गलत है और आप उस पर कॉन्फिडेंट हो तो बोल दो कि सर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं, ये ऐसा होता है क्योंकि इसका मीनिंग ऐसे निकलता है, जिस सिनेरियो में आप पूछना चाह रहे हो उसको ऐसे यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे एक तो आपकी जो मेंटल स्टेट है, तुरंत आप हाजिर जवाब कितने हो और आप अपने कहे गए शब्दों पे कितना टिक पाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना वहाँ पे वो चेक हो गया। और दूसरी बात आपके सामने कोई भी बैठा है, सही को सही और गलत, क्योंकि एक टीचर हो तो बच्चों के साथ भी ऐसी स्थिति हो सकती है, क्लास में जब आप जा रहे हो और बच्चे ने कुछ भी पूछ लिया आपसे और आपको नहीं आ रहा है उस दौरान, जरूरी नहीं है कि टीचर है तो सब कुछ आ रहा हो सकता है बच्चा कहीं से ढूंढ के ले आया और उसने क्लास में ऐसा क्वेश्चन दाग दिया आप पे, तो क्या जवाब देंगे आप? अपना टेम्पर खो देंगे, कॉन्फिडेंस खो देंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन करके वो यही चेक करना चाहते हैं कि अगर यही स्थिति इसके साथ क्लास में हो जाएगी तो क्या करेगा ये। तो जनरली ऐसे कोई केस हो तो टीचर क्लास में क्या करता है, वो प्यार से बोलता है देखो बेटा प्रेजेंटली तो मेरे दिमाग में इसका आंसर नहीं आ रहा है,
बट आई जो क्लास होगी सबसे पहले मैं आपकी इसी जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन करूँगा। ऐसा जवाब टीचर क्लास में दे देता है, तो ऐसा सिनेरियो शायद उन्होंने जानबूझ के क्रिएट किया हो। और जब उन्होंने ये पूछा और जब मैंने बताया सर को, मतलब जो पूछे थे उनसे, तो फिर वो उसके बाद कुछ नहीं बोले। फिर जो नेक्स्ट मेंबर थे वो पूछे। उनके बाद उन्होंने एक और चीज़ किया कि काफ़ी फास्ट क्वेश्चंस पूछे, 2-3। जैसे ऐसा होता है कि आप जब तक इसको कम्प्लीटली, मतलब इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली बता ही रहे हैं, खत्म होने से पहले दूसरा क्वेश्चन, दूसरा से तीसरा। रैपिड फायर हाँ, वो चल रहा था। वो चेक कर रहे थे सर। मतलब होता ही है कि अगर आप उनको जवाब दिए जा रहे हैं, अगर आपका पोटेंशियल उनको पता चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो चाहते हैं और थोड़ा डेप्थ में जाके देखें कि इसके अंदर कितना है। और आप जब भी करेंगे तो वो कोशिश करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम दिए थे इंटरव्यू में। तो जब उन्होंने देखा ये हो गया ये फिर, तो फिर लगातार ये क्वेश्चन के बारे में पूछा। उन्होंने एक क्वेश्चन अरुंधति रॉय के बारे में भी पूछा था। तो ऐसे ही मतलब लगातार क्वेश्चंस पूछे। और क्वेश्चन पूछने के बाद इसके साथ मैं एक और पॉइंट ऐड करूँगा, हालांकि वो थोड़ी देर बाद ही करूँगा। उसके बाद जब ये हो गया, बातें काफ़ी देर तक हुआ, ऑलमोस्ट फॉर 25 मिनट्स अप्रॉक्स 25 मिनट्स तक ये सारा चीज़ हुआ। मैंने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने सवाल पूछा, फिर आर्गूमेंट्स हुए, फिर काफ़ी सब कुछ अच्छा था और काफ़ी फ्रेंडली, काफ़ी पोलाइटली सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद अचानक से उनमें से एक मेंबर थे, एक सर थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, आई थिंक KVS is a bilingual institution, you know, all the works we are doing in this institution in both the languages. So till now you were speaking English, so right now I want to see whether I want to listen whether you could स्पीक प्रॉपर हिंदी और नॉट। ऐसे हंसते हुए पूछे, ऐसे मतलब मजाकिया टोन में। मतलब उससे पहले आपका प्योर इंग्लिश टू इंग्लिश चल रहा था, पूरा कन्वर्जेशन आप लोगों का इंग्लिश में चल रहा था। इंग्लिश में था सर। और इंटरव्यू मेंबर ने आपसे पूछा क्या तुम हिंदी जानते हो? हाँ हो। और काफ़ी मजाकिया टोन में उनसे उन्होंने पूछा हंसते हुए कि ठीक है, अभी तक तो इंग्लिश बोलिए चलिए, लेकिन KVS में हम लोग दोनों लैंग्वेज में काम करते हैं, तो आपको हिंदी में भी आना चाहिए। तो फिर हिंदी में भी बातें हुई, थोड़ी देर हिंदी में भी बातें हुई। फिर उन्होंने फिर पूछा, वैसे नॉर्मल जैसे टॉक होता है कि और बताइए मतलब यूनिवर्सिटी में कौन कौन से पेपर आप लिए हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कौन से प्रोफेसर पढ़ा रहे, एक पोलाइटली, ठीक है, ऐसे मतलब जो काइंड ऑफ आपका ऐसे फ्रेंडली वे में वो ऐसे बात की। उसके बाद जब हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि अब डेमो टीचिंग, ठीक है, डेमो टीचिंग जनरली लास्ट में करवाते हैं वो। उसके बाद इंटरव्यू ओवर हो गया था। तो यहाँ सर हमारे कई एस्पिरेंट्स हैं, उनका एक क्वेश्चन होता है कि हमारा इंटरव्यू कैसे चलेगा, प्योर इंग्लिश में चलेगा या प्योर हिंदी में चलेगा या बाइलिंगुअल चलेगा। तो देखो सर ने अपने एक्सपीरियंस में बताया कि सर प्योर इंग्लिश टू इंग्लिश कर रहे थे पूरा कन्वर्जेशन, तो सामने इंटरव्यू वाले ने ही बोल दिया कि आपको हिंदी आती है, पूरा तब से आप इंग्लिश बोले जा रहे हो, क्योंकि वो ये कहना चाह रहे थे कि आपको दोनों लैंग्वेज में काम करना है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ आपको हिंदी में ही कन्वर्जेशन करना पड़ेगा, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको प्योर इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, तो आपको दोनों पे कमांड इक्वल होनी चाहिए। तो जो ये लोग डर रहे हैं कि हमारा इंटरव्यू कैसे चलेगा, प्योर इंग्लिश में चलेगा क्या, तो आप बाइलिंगुअल भी सर स्टार्ट कर सकते हैं, शायद उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप लैंग्वेज टीचर बनना चाह रहे हैं, सर को उससे ज़्यादा अच्छे से पता है, सर बताएंगे अभी, अगर आप लैंग्वेज टीचर बनना चाह रहे हैं तो लैंग्वेज के ऊपर कमांड तो होनी चाहिए और स्पीकिंग के अंदर भी होनी चाहिए। क्योंकि KVS में होता ऐसा है कि जब मॉर्निंग असेंबली वगैरह होती है तो जनरली मॉर्निंग असेंबली का इंचार्ज लैंग्वेज टीचर ही होता है, जो CC होता है उसका इंचार्ज भी लैंग्वेज टीचर ही होता है, क्योंकि बच्चों को लैंग्वेज के अंदर भी प्रोफिशिएंट बनाना होता है, उनको अच्छे से निपुण बनाना होता है बच्चों को लैंग्वेज के अंदर। तो सर उसके बारे में भी अपना इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है उससे पहले थोड़ी सी इस बात को ऐड करें कि जो इंटरव्यू होगा तो उसमें लोगों का जो संशय है कि इंग्लिश में हो या हिंदी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अब एक चीज़ तो कंफर्म है कि अगर आप लैंग्वेज टीचर बन रहे हैं, जिस भी लैंग्वेज का बन रहे हैं, उसमें आपको स्पीकिंग आनी ही चाहिए, दूसरा कोई भी नहीं। अगर जैसे आपने सुना होगा कि चल जाएगा अगर इंग्लिश आप मतलब नहीं भी बोल पाते, नहीं, वो स्पीकिंग देखते हैं, स्पीकिंग ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी स्पीकिंग बहुत ज़्यादा हाई फाई हो, एवरेज होना चाहिए, ताकि आप सिंपल लैंग्वेज में ही सही, इफ़ यू वांट टू से समथिंग एटलीस्ट यू कुड से, आप उनको जो भी कहना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। हाँ, मैंने अभी जस्ट एक इंसिडेंट आपको बता रहा था कि उन्होंने हंसते हुए मुझसे पूछा कि आपको हिंदी भी आनी चाहिए, लेकिन देखिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको मतलब ये, क्योंकि ये स्पेशली जैसे साउथ इंडियन कैंडिडेट्स होते हैं तो उनकी इंग्लिश, अगर उन्होंने इंग्लिश लिया, हो सकता है उनकी हिंदी वीक हो। ये जानता है KVS मतलब ये संगठन जानता है कि जब ये मतलब साउथ इंडियन कैंडिडेट्स हो, वो नॉर्थ इंडिया पोस्टेड होंगे तो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट है, सीख ही लेंगे। हम ही लोग अगर साउथ में पोस्टेड होंगे तो वहाँ का लैंग्वेज सीख लेंगे। हाँ, लेकिन जिस लैंग्वेज का आप टीचर बन रहे हैं वो लैंग्वेज आपको बोलने आना चाहिए, उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप नहीं कह सकते कि सर मैं हिंदी में जाकर बोल दूंगा, तो उसमें सिलेक्शन का रेट काफ़ी घट जाता है, क्योंकि अगर आप बोल रहे होते स्टार्टिंग में तो आपको वक्त मिलता है।
अगर आप नहीं बोल पाते हैं 2-5 मिनट में ही आपका इंटरव्यू वो ये कर देते हैं, सॉर्ट आउट कर देते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद ही 1-2 सवाल पूछने के बाद ही वो बोलते हैं थैंक यू, सीधा डायरेक्टली। तो और स्पीकिंग कोई खास टफ काम तो है नहीं, आप लोग सब इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं, इतने सालों से इंग्लिश की स्टडीज़ रही हुई है, आप लोगों के पास वोकैब है ही। अगर किसी की थोड़ी सी वीक भी है कि लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ दिनों का प्रैक्टिस वो ज़रूर करके जाइएगा, ताकि आप अपनी बात सिंपल इंग्लिश में ही सही, बिना रुके और बिना हेजिटेशन के, बिना नर्वस हुए, विथ कॉन्फिडेंस फ्लुएंटली आप बोल सकें, भले ही लैंग्वेज सिंपल ही क्यों ना हो। हाँ, आप मिक्स कर सकते हैं, बेसिक मिक्स कर सकते हैं आप। अगर इफ़ यू आर स्पीकिंग फ्यू सेंटेंसेस एंड आफ्टर दैट इफ़ यू वांट टू ऐड अनदर सेंटेंस एंड इफ यू कुड नॉट थिंक द सेम सेंटेंस इन इंग्लिश, यू कैन ऐड इट इन हिंदी ऑल्सो। आप 4 सेंटेंस बोलने के बाद एक सेंटेंस आपको लगा तो आप हिंदी में ऐड कर सकते हैं, वैसा कोई इशू नहीं। लेकिन हाँ, अपना लैंग्वेज आपको स्पीकिंग आना ही चाहिए, एकदम मस्ट है, क्योंकि उसके बिना बहुत चांसेस कम हो जाता है इंटरव्यू में। ठीक है। तो सर इसके साथ आपके पास जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में से जो क्वेश्चन पूछे गए, तो लगभग कैंडिडेट इसी बात से चिंतित होते हैं कि सब्जेक्ट में से हमसे क्या पूछेगा। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और आप कैंडिडेट को क्या सलाह देंगे उस मामले में कि उनको कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखिए, जो सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो जो आपका रिटर्न का सिलेबस दिया हुआ है ग्रामर का, वो देख लीजिएगा। पहली बात तो ये माइंड में रखना है कि वो आपको वहाँ पे कोई नर्वस करने के लिए बैठे नहीं होते हैं। वो ये भी नहीं देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्ट हैं कि नहीं। उनको पता है कि आपको बच्चों को पढ़ाना है जाके, ठीक है। तो वो उनको आपका वो नहीं देखना है कि आप कितना ज़्यादा जानते हैं, वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप जो जानते हैं वो सामने वाले को समझा सकते हैं कि नहीं, उनको समझा सकते हैं कि नहीं, बेसिक चीज़ें, क्योंकि स्कूल में आप बेसिक चीज़ें पढ़ाते हैं। अब जो रिटर्न में जो सिलेबस था, तो रिटर्न का सिलेबस में ग्रामर के कुछ जो टॉपिक्स दिए हैं सिंपल, उसको एक बार ज़रूर देख लेना है, क्योंकि ग्रामर से पूछते हैं इंटरव्यू में। पढ़ाने नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम चांस है कि पढ़ाने नहीं बोलेंगे। पढ़ाने के लिए जो डेमो टीचिंग देते हैं आप, डेमो टीचिंग टेक्स्ट बुक से होगा, एनसीईआरटी बुक्स रखा रहेगा, लेकिन ग्रामर के कुछ टॉपिक्स आप देख लीजिएगा। सिंपल सेंटेंसेस पूछ सकते हैं, जैसे अगर कोई सेंटेंस पूछ दिए, ठीक है, और मैं आपको बता रहा था कोई सेंटेंस पूछ दिए सिंपल में, उसमें अगर कोई वर्ड है फॉर एग्जांपल, तो वो बोल दिए कि इसमें इसका यूज़ किस तरह हुआ है, एडजेक्टिव की तरह हुआ है, एडवर्ब की तरह हुआ है, कहीं पे प्रीपोजिशन का मिस्टेक हो सकता है, कहीं पे क्लॉज से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। क्लॉज फेवरेट टॉपिक है रिटर्न में भी और इंटरव्यू में भी, क्लॉज देख लीजिएगा। और क्लॉज प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, बिना प्रैक्टिस में क्लॉज में कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है, क्योंकि क्लॉज आप कह सकते हैं कि क्लॉज अगर आप बना ले रहे हैं तो मतलब ग्रामर में अच्छी पकड़ आपको आ गई है। लोग नॉर्मली बेसिक सा पूछना चाहेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं। आपको ऐसा नहीं है कि हमें इसको कैंडिडेट को उलझाना ही है किसी से, ऐसा नहीं करते। एक्सेप्शनल नहीं पूछते हूँ, ग्रामर में एक्सेप्शंस बहुत होते हैं। अगर आप एक्सेप्शन से पूछे जाएँ तब तो फिर ग्रामर की काफ़ी डीप स्टडी चाहिए, और इसलिए वो एक्सेप्शन से नहीं पूछते हैं, नॉर्मल चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक आपने पढ़ाई होगा रिटर्न के लिए। टेक्स्ट बुक में भी आपको जब पढ़ाने बोला जाएगा, डेमो टीचिंग, टेक्स्ट बुक से आपको इंटरव्यू में सवाल नहीं पूछे जाएंगे, वो पढ़ाने के लिए ही सिर्फ यूज़ होगा। सवाल लिटरेचर की बेसिक चीज़ों से पूछा जाएगा, क्योंकि आपकी इस पढ़ाई इंग्लिश में हुई है, मतलब लैंग्वेज में हुई है। तो सर यहाँ पे एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँ कि सर जैसे बोलते हैं कि लिटरेचर में से पूछे जाएंगे, तो लिटरेचर में से तो जैसे कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने ग्रेजुएशन की है और ग्रेजुएशन के तुरंत बाद उसने बीएड किया है और वो जा रहा है, तो ग्रेजुएशन में लिटरेचर का हल्का फुल्का होता है, कुछ ज़्यादा डीप होता है? नहीं, ग्रेजुएशन में उतना डीप नहीं होता, लेकिन रहता है लिटरेचर पार्ट। ओके, तो आपसे डीप इसलिए पूछ लिया गया क्योंकि आप लिटरेचर कर रहे थे और आपने अपने बायोडाटा के अंदर बार बार लिटरेचर को हाईलाइट किया हुआ था, आप चाह रहे थे कि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँ। ओके, तो आप अपने बायोडाटा में ज़्यादा लिटरेचर की चर्चा नहीं करेगा तो चांसेस कम है कि उसे लिटरेचर से पूछे जाए, क्योंकि सर तो चाह ही रहे थे कि मेरे से लिटरेचर में पूछे जाए, क्योंकि लिटरेचर में सर मास्टर डिग्री कर रहे थे और वो उनका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट था। तो और वहाँ लिटरेचर से भी पूछा जाता है, तो बेसिक पूछा जाएगा। बेसिक मतलब जो आप ग्रेजुएशन में 2-4 टॉपिक्स जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि एक जो फेवरेट टॉपिक है इंटरव्यू का भी और रिटर्न का भी, रोमांटिक एज से एलिजाबेथ ने इससे पूछा जाता है, और बस वही से बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। और उसके बाद ग्रामर एक बार देख लीजिएगा इन टॉपिक्स को, और टेक्स्ट बुक के कुछ चैप्टर्स एटलीस्ट, मतलब टेक्स्ट बुक के आपने पढ़ाई होगा, और डेमो टीचिंग के लिए उसको तैयार कर लीजिएगा। प्रॉब्लम ये है कि लिटरेचर पूरा डेप्थ तो आप पढ़ नहीं सकते। इंटरव्यू के 20 डेज़ में साहित्य काफ़ी वास्ट होता है, बहुत वास्ट टॉपिक है, तो आप उसको पढ़ ही नहीं सकते। बेसिक चीज़ें उसमें आप पढ़ सकते हैं, जैसे कुछ फेमस पोइट्स पढ़ ले रोमांटिक। अब उस टाइम मैं यूनिवर्सिटी में था तो वो स्पेशलाइजेशन में ही था, तो मैं चाह रहा था कि मुझसे पूछा जाए। लेकिन अभी जब आने के बाद
आप लोग अगर कंप्लीट कर लिए अपना स्टडीज़ कई साल पहले, तो फिर से उतनी सारी चीज़ें माइंड में रख पाना संभव नहीं है। तो हल्की फुल्की चीज़ें आप देख लिया कीजिएगा, जैसे वो पोइट से पूछ दे कि आपको कौन से पोइट फेमस लगते हैं, मतलब कौन से अच्छे पोइट अच्छे लगते हैं, उनकी किसी पोइट्री के बारे में पूछ दे, तो वैसे सिंपल सवाल पूछिएगा, ग्रामर के देख लीजिएगा। और उसके बाद टेक्स्ट बुक जो आपने पढ़ा है, तो अब डेमो टीचिंग की बात कर लेते तो हैं। जो आपका डेमो टीचिंग हुआ वो कैसे हुआ था, उसके बारे में बताइए अपना थोड़ा। अब जो डेमो टीचिंग था उसमें बुक्स रखे हुए थे वहाँ पे टेबल पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इंटरव्यू के बाद काफ़ी देर इंटरव्यू चलने के बाद तो उन्होंने कहा कि नाउ वी वांट टू सी हाउ यू आर प्रेजेंटिंग द क्लास और हाउ यू आर हैंडलिंग द क्लास, कंसिडर दैट वी आर स्टूडेंट्स। और फिर जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा सर क्या पढ़ाऊँ, तो उन्होंने कहा कि बुक्स रखे हुए हैं, ठीक है, उसी टेबल पे सामने एनसीईआरटी बुक्स रखे हुए थे। सो उसमें होता क्या है कि जैसे अगर आप लोग उसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैंने क्या किया कि फर्स्ट बुक आई टुक द बुक ऑन द टॉप, जो टॉप पे रखा हुआ था वो बुक उठाया और पेज ओपन किया। एक पेज पलटने के बाद ही वो टॉपिक मिल गया, एक पोइम मिला था वहाँ पे, क्लास 9th की उस शायद बुक थी, और उसमें बहुत सिंपल एक पोइम भी है। और वैसे तो पोइम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड अगर आप इन डेप्थ करेंगे, लेकिन इसको लेवल पे वो सिंपल ही है। तो द रोड नॉट टेकन वही पोइम मिल गया और जस्ट ओपन किया और फिर मैंने उस पोइम को डील करना वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। यू हैव टू कीप इन माइंड, कोशिश कीजिएगा कि जो बुक्स आपके सामने रखे रहेंगे, यू डोंट चूज़ अमॉन्ग देम, प्लीज़ ट्राई नॉट टू चूज़ अमॉन्ग देम। और जैसे होता है क्या है कि इफ़ यू आर गुड इन क्लास 6, आप चाहेंगे उस टाइम इंटरव्यू में कि मैं 6 का ही किताब पढ़ाऊँ, और फिर आप ढूंढने लगेंगे उसमें से, तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन देता है कि आप चूज़ कर रहे हैं कि आप तैयार करके आए हैं कि मैं उस किताब के उसी चैप्टर को पढ़ाऊँगा। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्राई दैट, पिक द बुक ऑन द टॉप, ओपन द पेज, ओके, कोई भी पेज ओपन कीजिए और उसके 1-2 पेज के अंदर ही जो भी आपको मिल जाए वो टॉपिक ट्राई कीजिए डील करने के लिए। आप बुक को लीजिए, ब्लैक बोर्ड सामने लगा हुआ रहता है इंटरव्यू मतलब उसके सेटिंग के अंदर, वहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ पे स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। ठीक है, देखो यहाँ पे सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि आपके पास बुक्स रखी हुई होंगी, बुक्स या तो ऐसे एक के ऊपर ऐसे रखेंगे या ऐसे फैला के रख देंगे, तो वहाँ पे जिस पे भी आपकी नज़र पड़े उठा लीजिए, सबसे अच्छा वे तो ये है। बट उसके बाद भी अगर आप अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो, क्लास 10 मेरे सबसे ऊपर क्लास 10 की ही रखी हुई है, और आप ये चाह रहे हो कि अगर मैंने ये इसको उठा लिया तो डेफिनेटली मैं तो अपना जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो नहीं दे पाऊँगा, अपना डेमो नहीं दे पाऊँगा, तो उस केस में आप ढूंढ सकते हो, जो थोड़ा बहुत नेगेटिव जाएगा वहाँ पे मैनेज हो जाएगा। लेकिन वो तभी जब आप चाह रहे हो कि भाई वो जो सेकंड बुक है वहाँ पे मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, तो पकड़ के आप उसको ऐसे निकाल लीजिए। बट ऐसा नहीं कि आप उस बुक ढूंढने में आप 30 सेकंड ख़राब कर रहे हो, 50 सेकंड ख़राब, क्योंकि आपको मैक्सिमम बोर्ड पे खड़े होने के लिए 2 मिनट ही दिए जाएंगे, और 2 मिनट में ऐसा नहीं हो कि आप 1 मिनट तो आपने बुक ढूंढने में लगा दिया। तो इसका आप विशेष ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा। हर क्लास है उसका थोड़ा थोड़ा आप सिलेबस रिवाइज कर लें, हर चैप्टर की समरी आप पढ़ लें, और इंट्रोडक्शन, क्योंकि सबसे पहले आप बोर्ड पे जब खड़े होंगे ना, तो बोर्ड पे खड़े होते आपको इंट्रोडक्शन देना होगा, तो जब इंट्रोडक्शन दोगे वहीं से पता चल जाएगा उनको कि हाँ ये किस प्रकार से अपना जो नॉलेज है उसको सामने वाले के पास संप्रेषित कर सकता है। तो सर बोर्ड का कोई विशेष एक्सपीरियंस उस दौरान आपका रहा हो तो वो भी बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेन इंटरेस्टिंग बात ये है, हमारे जो कई एस्पिरेंट है वो चिंतित भी हैं कि हम तो फ्रेशर हैं, हमें तो बोर्ड यूज़ ही नहीं करना था। तो हमारे सर थे ये भी बिल्कुल फ्रेशर थे, क्योंकि ये अपनी मास्टर डिग्री कर रहे थे, इससे पहले उन्होंने कभी भी बोर्ड को यूज़ नहीं किया था, ना किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया था, ना किसी स्कूल में पढ़ाया था, बिल्कुल फ्रेशर थे, और वाइजली इन्होंने बोर्ड को यूज़ किया। फर्स्ट टाइम कोई इंटरव्यू भी पहले नहीं दिया था, तो सर वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्होंने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया। आप जब वहाँ पे जाएंगे और मतलब पढ़ाने जाएंगे, पहला चीज़ आपको माइंड में रखना है कि नॉर्मली आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप प्रीवियस नॉलेज से जो टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको कनेक्ट करके बताएंगे। तो डायरेक्टली कोशिश कीजिएगा कि ब्लैक बोर्ड पर गए, चौक उठाए और टॉपिक नहीं लिखना है। ब्लैक बोर्ड में कैसे खड़ा होना है उसके लिए सर आपको अलग से बताएंगे। और आप वहाँ पे गए ब्लैक बोर्ड पे, पहले डिस्क्राइब किए कुछ चीज़ें, ठीक है, और आप पूछ सकते हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको स्टूडेंट की तरह पूछ सकते हैं सवाल, उनसे जो आंसर आया आप उस चीज़ को बोर्ड पे लिख सकते हैं। और ऐसे 1 या 2 मिनट के एक बहुत ही खूबसूरत से इंट्रोडक्शन के बाद जब आपका टाइटल या जो टॉपिक है वहाँ से आए, डिस्कशन से आए, ठीक है, उसको आप वहाँ पे बच्चों के मुँह से ऐसे होता है, ऐसे होना चाहिए। या फिर आप अगर इंटरव्यूअर से पूछने में आपको थोड़ा सा संकोच हो रहा है तो आप इस तरह उसको प्रेजेंट कीजिएगा कि आपका टॉपिक आ जाए। या फिर उससे भी बेहतर है आप ये भी नहीं कर सकते, तो फर्स्ट थिंग इज दैट डायरेक्टली डोंट टॉक अबाउट द टॉपिक और द टाइटल। कोई छोटी मोटी स्टोरी तैयार करके हाँ स्टार्ट टॉपिक का नाम, हाँ टॉपिक आ जाए, या फिर कुछ वैसे बैकग्राउंड, जैसे अगर उसी पोएम के बारे में द रोड नॉट टेकन है तो आप डायरेक्टली टॉपिक नहीं लिखेंगे, यू विल टॉक अबाउट
the choices that we have in our lives, okay, and how one choice leads to another choice, and how, you know, when you look back at that point of time when you have decided on that crossroad, how it changed your life. Or you can just give small examples. For example, if you can ask to the students that if you are coming to this school, which route you are choosing. There are different routes to reach to this school, but we have to choose every single day. If we are going to market, if we are going to someone's home, we have to choose one route or another, and it makes the difference if we are going to choose another road, or it will lead to some other place. All this kind of, you know, practical things you can bring to the discussion, but you have to keep in mind that it should not be lengthy. छोटा सा होना चाहिए, एकदम छोटा। डिस्कशन में वही बातें होनी चाहिए जो बच्चे के जीवन से रिलेटेड, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है और इंटरव्यूअर को करेगा कि हाँ ये जो बातें बोल रहा है वो अच्छे से समझ में आ रही है। क्योंकि जो आप बोलोगे ना, तो हो सकता है इंटरव्यूअर सामने से बोल दे हाँ मुझे तो समझ में आ गया। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसे जैसे 2 मिनट होने के बाद मैं उनसे भी पूछा था। 2 मिनट होने के बाद उन्होंने कहा, सो उनको नहीं मालूम था कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक मैंने देखा था जस्ट वहाँ से। लेकिन 1-2 मिनट के डिस्कशन के बाद उन्होंने खुद से कहा, सो यू आर डीलिंग द रोड नॉट टेकन। मुस्कुराते हुए खुद ही कह दिए कि अच्छा तो आप रोड नॉट टेकन पढ़ा रहे हैं, जबकि मैंने इस रोड वर्ड का यूज़ ही नहीं किया था। हाँ, चॉइस के बारे में बात कर रहे थे, अलग बात कर रहे थे, लेकिन रोड वर्ड का यूज़ नहीं किया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कह दिया, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट पॉइंट। तो आप जैसे उन्होंने कहा यस सर, और फिर मैंने वो टॉपिक स्टार्ट किया, और उसके बाद थोड़ा बोर्ड पे वो लिखा, बोर्ड पे लिखा, और उसके बाद जस्ट मुश्किल से 1 मिनट में उसको, मतलब फर्स्ट स्टेंजा ही सही, जस्ट स्टार्ट बैकग्राउंड ही बता रहा था, स्टार्ट करने की कोशिश किया था 1-2 मिनट। तब तक उन्होंने कहा हाँ इट्स ओके, हाँ इट्स ओके, परफेक्ट, फिर आ जाइए आप। उसके बाद उसी टाइम इंटरव्यू ऑलमोस्ट, उसके बाद उन्होंने कहा थैंक यू, नाइस टू मीट यू, उसके बाद यू कैन गो नाउ। ठीक है। तो सर के जो एक्सपीरियंस रहे हैं बहुत ही अच्छे रहे हैं, और आई होप जो आपके डाउट्स थे कि लैंग्वेज क्या रहेगी, क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, टॉपिक कहाँ से आएगा, वो सारी बातें सर के जो एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ से आपको पता लग गया होगा। और ये हमारा जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा होगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हाँ सिर्फ 1 मिनट और इसके साथ ही मैं फाइनली समराइज़ करूँ कि 2-3 चीज़ें बस ध्यान रखना है आपको, कि आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस। दूसरी बात, यू शुड हैव गुड एटलीस्ट स्पीकिंग स्किल्स। द थर्ड थिंग इज़ यू आर नॉट गोइंग टू बी आर्टिफिशियल इन एनी वे, वहाँ पे जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हाँ, जो रियल है वैसे ही, बस एकदम जो रियल है वैसे ही जाना है, ठीक है। बाकी 1000 चीज़ें माइंड से निकाल देना है कि ये करना, कुछ नहीं, एकदम फ्रेंडली वे में बोलना है। दूसरा बात ये कि एटलीस्ट आप टेक्स्ट बुक थोड़ा सा देख के जाएंगे, क्योंकि आपको डेमो टीचिंग करवाएंगे ही करवाएंगे, मतलब पढ़ने के लिए आपको, मतलब पढ़ाने के लिए वो देंगे ही वहाँ पे बोर्ड पे। तो वहाँ पे अगर आप इतना कर लिए, बाकी सारी चीज़ें जो आपने सुनी है कोई मतलब नहीं है उन सारी चीज़ों का। और एक और चीज़ है कि बायोडाटा अपना बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना, उसके लिए तो आपके पास वक्त भी रहेगा। इतनी सारी अगर आप चीज़ें कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम चांस है कि आप इंटरव्यू में एकदम क्लियर होकर आएंगे। और इंटरव्यू में एक और चीज़ देखा जाता है कि अगर आपने अच्छा इंटरव्यू दिया तो वो 50 से अबव मार्क्स देंगे, मैक्सिमम टाइम 50 से अबव भी देंगे। जैसे सर का भी है। आपके कितने मार्क्स थे? सर मेरा 56 था। सर के 56 मार्क्स थे। देखो सरप्राइजिंगली एक फ्रेशर कैंडिडेट है, एक फ्रेशर कैंडिडेट है जिसका कभी टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने अपना जो नॉलेज था और उसको जिस वे से रिप्रेजेंट किया, जिस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन उसका किया, तो उससे वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि एक फ्रेश कैंडिडेट को भी वो 55 मार्क्स दे रहे हैं आउट ऑफ 60। तो आप में से अगर कोई फ्रेश हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे तो टीचिंग एक्सपीरियंस ही नहीं है तो मैं कैसे डेमो दूंगा, कैसे मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो सर उसके बहुत ही बेटर एग्जांपल हैं कि फ्रेश कैंडिडेट होने के बावजूद भी वो इतने मार्क्स लेके आ रहे हैं। यहाँ पे जो मेन जो मुद्दे का जो पॉइंट है वो ये है कि सर का कॉन्फिडेंस, और जिस वजह से सर ने जितने शांति से उनके जवाब दिए, क्योंकि सर वैसे भी अपने स्वभाव से बहुत शांत हैं, स्कूल में भी इतने शांत रहते हैं कि कई बार हमें पूछना पड़ता है क्या बात हुआ सर आप इतने शांत कैसे हो, ऐसी स्थिति होती है। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो टोन है वो थोड़ा हाई नहीं हो। जब इंटरव्यू पैनल के सामने आप बैठे हो तो थोड़ा सा सॉफ्ट टोन में आप बात करें उनसे, और कॉन्फिडेंस से सभी क्वेश्चंस का आप जवाब देंगे तो सब कुछ बेहतर ही होने वाला है, अच्छा ही होने वाला है। सर कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? बस इसके साथ ही बाकी अगर आप भी अच्छा करते हैं, आप अगर अच्छा इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू में ऐसे ही मार्क्स आपको ही मिलेंगे। 52 से लेके 58 तक मार्क्स रेंज करता है नॉर्मली। अगर आप एवरेज या उससे अच्छा देते हैं तो 52 से 58, मेरा 56 आया था, आपका भी इजीली आ सकता है, वो कोई बहुत बड़ा मार्क्स नहीं है। बस इन सारे पॉइंट्स को रखना है कि जो भी मैंने डिस्कस किया, हम दोनों सर ने भी डिस्कस किया, तो बस इसके साथ ही
ऑल द बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, और आप इंटरव्यू क्लियर करके आइए। फिर कभी मिलते हैं KVS में, संगठन बड़ा है, मुलाकात हो ही जाएगी। होती रहती है हाँ, मुलाकात। हो ही जाएगी। आप आइए आराम से इंटरव्यू करके। आपको शुभकामनाएं, और विश करते हैं कि फिर से कभी न कभी हम मिलेंगे ही, हम भी, सर भी, और आप भी। थैंक यू, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक।